हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में एसएसटी वाले भाग में हमारा टॉपिक चल रहा है पृथ्वी के स्थल स्वरूप, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, पहली क्लास हम थ्योरी की ख़त्म कर चुके हैं, तो उसको ज़रूर देखिए। और ये दूसरी क्लास है, तो आज हम दूसरी क्लास को पढ़ेंगे और इस क्लास में हम संपूर्ण जो चैप्टर है इसको समाप्त करेंगे, थ्योरी क्लास को। उसके बाद एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर myexamcenter.in पर जाकर ऐप को इंस्टॉल करें और वहां से आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आपको टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेज हैं और आपको पीडीएफ जो है वहां से डाउनलोड आप कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें और कमेंट करके बताएं कि भाई आपको ये सीरीज जो है वो ये हम पढ़ा रहे हैं, आपको ये कैसी लग रही है, कितना आपके लिए प्रभावी हो रही है। तो ये जरूर हमें बताएं, क्योंकि कम्युनिकेशन जब बना रहेगा तो हमें पता चलता रहेगा कि भाई हम जो टॉपिक आपको लेके आ रहे हैं वो आपकी पढ़ाई में कितना सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो हमारी ये दूसरी क्लास है थ्योरी की, पृथ्वी के स्थल स्वरूप। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो पृथ्वी का स्थल स्वरूप है। और सबसे पहला टॉपिक है नदियों द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप। इससे पहली जो क्लास है वहां पर हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं और अब आधा इसको फिनिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक कौन सा हो गया? नदियों द्वारा स्थल स्वरूप। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हम किसे कहते हैं, यानी नदियां जो है वो कौन कौन से स्थल स्वरूप का निर्माण करती हैं। तो नदी नदी स्थल रूपों को दो तरह से बनाती है। यानी कि कितने तरह से बनाती है? दो तरह से। एक क्षरण इरोजिनल और दूसरा निक्षेपण डिपोजिशनल स्थल स्वरूप। अब क्षरण क्या हो गया कि भाई मिट्टी के कटाव द्वारा स्थल स्वरूप बनेगा, और डिपोजिनल मतलब मिट्टी के कणों को एक जगह इकट्ठा करके एक जगह स्थानांतरित करके स्थल स्वरूप का निर्माण होता है। तो पहला हम पढ़ते हैं क्षरण स्थल स्वरूप, यानी कि मिट्टी के कटाव के कारण कौन कौन से स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है। वी आकार की घाटियां, ये भी हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। जलप्रपात वाटरफॉल जो है वो क्षरण स्थल स्वरूप है, और घाटी के विस्तार गॉर्ज और कैनियंस जो बनते हैं वो क्षरण स्थल स्वरूप के उदाहरण है। तो वी आकार की घाटियां, जलप्रपात और घाटी का विस्तार जो होता है वो क्षरण स्थल स्वरूप का उदाहरण है। उदाहरण के लिए घाटी का जो विस्तार है कोलोराडो कैनियन, कोलोराडो कैनियंस जो है वो इसका उदाहरण है। और कट बैंक, यानी कि कट बैंक हम बोलेंगे कि किनारे कट जाते हैं। तो नदी के बाहरी मोड़ पर क्षरण जो होता है, किनारे को कटना जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कट बैंक कहते हैं। आगे हम बात करें निक्षेपण स्थल स्वरूप, मतलब मिट्टी, जो नदी मिट्टी को बहाकर लेकर आ रही है उसको निक्षेपित करती है, मतलब एक जगह इकट्ठा करती है, उससे स्थल स्वरूप कौन कौन से निर्माण होते हैं? फ्लड प्लेन यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, नदी द्वीप रिवर आइलैंड बनते हैं, डेल्टा बनते हैं, नदी द्वारा समुद्र में मिट्टी के जमाव द्वारा डेल्टा बनता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखो। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ऑक्सबो लेक, पुरानी नदी मोड़ के कट जाने से बनी जो झील होती है उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ऑक्सबो झील उसको कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखो। आगे हम बात करें वायु द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप। एओलियन लैंडफॉर्म्स किसे कहते हैं? शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप महत्वपूर्ण है। अब ये भी दो तरह से बनते हैं। क्षरण स्थल स्वरूप, यानी कि वायु जो है वो मिट्टी को काट कर ले जाती है, तो उसके द्वारा कौन से स्थल स्वरूप बनते हैं? मशरूम चट्टाने, मशरूम रॉक्स बनती हैं। लोएस, लोएस क्या होता है? धूल का महीन जमाव होता है, उसको लोएस बोलते हैं। और एक मैदानी क्षेत्र में जब ऐसा होता है तो उसे लोएस के मैदान कहते हैं। डेफलेशन बेसिन का निर्माण होता है, डेफलेशन होलो का निर्माण होता है। और निक्षेपण स्थल स्वरूप के उदाहरण है बालू के टिब्बे। बालू के टिब्बे मतलब सैंड ड्यून्स, जैसे हवा के द्वारा मिट्टी के कण एक स्थान से हटते हैं और दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो वो निक्षेपित होते हैं, तो उसके द्वारा बालू के टीले बनते हैं। इसका बालू के टीलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? बरखान हुआ, लंबवत टिब्बे हुए, टीले हुए, पैराबोलिक टीले हुए। और दूसरा है लोएस मैदान, महीन धूल के जमाव से बने जो समतल क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लोएस मैदान बोलते हैं। तो लोएस मैदान क्या है? इस निक्षेपण स्थल स्वरूप के उदाहरण है।
अब हम स्थल स्वरूपों के बारे में आगे बात करें। मानव द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप कौन कौन से हैं? मैन मेड लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं? मनुष्य भी अपने कार्यों से पृथ्वी की सतह को बदल रहा है, जैसे सड़कें बनाकर, नहरें बनाकर, बांध बनाकर, भवन बनाकर, खनन क्षेत्र में जो स्थल स्वरूप है वो भी बदल रहे हैं। तो भाई खनन क्षेत्र हो रहा है, खदानें हो रही हैं, वहां पर स्थल स्वरूप बदलता है। सड़कों से स्थल स्वरूप बदल रहे हैं। मानव ने नहरें बनाई हैं, मानव निर्मित नहरें, और जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और बांध बनाए हैं, भवन बनाए हैं, तो उनसे भी स्थल स्वरूप बन रहे हैं। पहाड़ियों का समतलीकरण, मानव द्वारा पहाड़ियों का समतलीकरण अपने उपयोग के लिए किया जाता है, और भूमि के दोहन से, अपरदन और मरुस्थलीकरण से भी जो स्थल स्वरूप है वो बन रहे हैं। तो मरुस्थलीकरण में मानव की क्रियाकलाप कई हद तक जिम्मेदार हैं, और भूमि के दोहन से अपरदन जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये प्रमुख मानव द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रमुख स्थल स्वरूप, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रमुख जो स्थल स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे पर्वत की बात करें तो भारत में हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनकी ऊंचाई अधिक है, जल स्रोत और पर्यटन के ये केंद्र हैं। पठार की बात करें तो दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मालवा का पठार है भारत में, और यह खनिज संपदा और ऊर्जा स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता है कि इन पठारों में खनिज संपदा बहुत मिलती है, और ऊर्जा के स्रोत ये पठार जो है वो ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगर हम मैदान के बारे में बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र पंजाब हरियाणा मैदान कृषि व घनी आबादी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थल के रूप में बात करें तो थार का मरुस्थल भारत में पाया जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। ये वायु क्षरण स्थल स्वरूप का उदाहरण है। तटीय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी घाट घाट जो है वो तट हैं, वो मिलते हैं, जो मत्स्य पालन और बंदरगाह के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जो पृथ्वी पर स्थल स्वरूप है इनका महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी इन स्थल स्वरूपों का क्या महत्व है? पृथ्वी पे जो स्थल स्वरूप पाए जाते हैं ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है स्थल स्वरूप। तो देखिए, पर्वत की बारे में बात करें तो जलवायु नियंत्रित करते हैं और नदियों का स्रोत हैं, और पर्यटन के ये प्रमुख स्थल हैं। पठार के बारे में बात करेंगे तो खनिज संपदा और ऊर्जा स्रोत के रूप में पठार कार्य करते हैं। मैदान के बारे में बात करें तो मैदानी क्षेत्र में कृषि, घनी आबादी, परिवहन के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त है। मरुस्थल की बात करें तो खनिज तेल और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है मरुस्थल। और तटीय क्षेत्र की बात करें तो मत्स्य पालन और व्यापारिक बंदरगाह के लिए तटीय क्षेत्र जो है वो कार्य करते हैं। तो पर्वत है, जलवायु नियंत्रित करते हैं, नदियों के स्रोत हैं और पर्यटन है, ये इनका महत्व है। पठार खनिज संपदा और ऊर्जा के स्रोत हैं। मैदान, मैदानी क्षेत्र में कृषि होती है, घनी आबादी रहती है, परिवहन के लिए उपयुक्त है मैदानी क्षेत्र। मरुस्थल है, यहाँ पर खनिज तेल मिलता है, और पर्यटन के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण है, और तटीय क्षेत्र जो है वो मत्स्य पालन और व्यापारिक बंदरगाह के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं स्थल रूपों का आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, पर्वतों का जो आर्थिक महत्व है वो वन के रूप में है, पर्यटन के रूप में है, और औषधीय पौधों के पाए जाने के कारण इनका आर्थिक महत्व है। पठार जो है वो पठार खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला है, लोहा है, तांबा है, इसके लिए प्रसिद्ध है। मैदान की बात करें तो कृषि, उद्योग और परिवहन के लिए मैदान उपयोगी हैं। तट की बात करें तो मत्स्य पालन और व्यापारिक केंद्र के लिए तट जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है वो खनिज तेल और सौर ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो खनिज तेल और सौर ऊर्जा जो है वो दोनों आर्थिक प्रगति का क्या है? मार्ग है। अब हम बात करें पृथ्वी की सतह में परिवर्तन। तो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, अर्थ सरफेस चेंजेस ओवर टाइम्स। देखिए, स्थल स्वरूप स्थायी नहीं होते, समय के साथ अंतर्जात बल उन्हें उठाते या धसाते हैं, और बहिर्जात बल उन्हें घिसते या समतल करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो स्थल स्वरूप है वो कभी स्थायी नहीं होते। आंतरिक बलों के कारण या तो वो ऊपर उठ जाते हैं या नीचे की ओर धस जाते हैं, और बाह्य जो बल होते हैं, बाह्य कारक होते हैं, उनके कारण स्थल स्वरूप घिसते रहते हैं या समतल बने रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखला पे एक बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये इसके जो कटाव के कारण, वायु क्षरण के कारण और अन्य बारिश के कारण ये धीरे धीरे पर्वत की ऊंचाई जो है वो कम हो गई, और विश्व में अनेक ऐसे पर्वत हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला से बहुत ऊंचे हैं। तो स्थल स्वरूप जो है वो बदलते रहते हैं, घिसते रहते हैं, समतल होते रहते हैं, ऊपर उठते रहते हैं या धंसते रहते हैं।
इस प्रकार पृथ्वी निरंतर परिवर्तित होती रहती है, यानी ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी स्थल स्वरूप जो है वो हमेशा बना रहता है। स्थल स्वरूप की जो संरचना है वो बदलाव करती रहती हैं। अब देखिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए पृथ्वी का की सतह का 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल से ढका हुआ है। स्थल स्वरूपों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है: पर्वत, पठार और मैदान में। हिमालय विश्व की सबसे युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट भी है कि भाई विश्व का सबसे जो युवा पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन अवशेष पर्वत श्रृंखला है। ये मैं अभी चर्चा ही कर रहा था कि भाई अरावली पर्वत जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन है और अवशेष पर्वत श्रृंखला है। आगे हम बात करें, भारत का सबसे ऊंचा पठार है दक्कन का पठार। कौन सा है दक्कन का पठार? गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा नदीय मैदान है। मरुस्थल का मुख्य कारण है कम वर्षा और वायु क्षरण, यानी कम वर्षा होना और वायु क्षरण जो है वो मरुस्थल का मुख्य कारण है। तटीय मैदान भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे पाए जाते हैं। तो तटीय मैदान कहाँ मिलेंगे? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, क्योंकि अगर हम बात करें भारत के मैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में तो अरब सागर है और इस वाले क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है, तो यहीं पर तटीय मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए निष्कर्ष के रूप में हम बात करें तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र सभी स्थल रूप प्राकृतिक शक्तियों के परस्पर कार्य का परिणाम है। यानी पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जितनी भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, घाटियां हैं, मरुस्थल हैं, जो भी तटीय क्षेत्र हैं वो प्राकृतिक शक्तियों के परस्पर कार्य का परिणाम है। ये स्थल रूप पृथ्वी की सुंदरता के साथ साथ मानव जीवन की आधारशिला भी तय करते हैं। जो स्थल स्वरूप बनते हैं, लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं, वो पृथ्वी की सुंदरता और मानव जीवन की आधारशिला भी तय करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये चैप्टर जो है इसकी थ्योरी है इसकी कंप्लीट कर ली। अब इसके एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हो। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे वेबसाइट से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पीडीएफ ले सकते हैं और लाइव क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट इन सभी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें और उस पर भी बहुत सारी अध्ययन सामग्री आपके लिए उपलब्ध कराई गई है जो आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेगी। हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।